जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए साइंस क्रैश कोर्स प्लस पीवाईक्यू सीरीज का 5वां लेक्चर लेकर आई हूँ। इससे पहले आ चुके 4 लेक्चर्स का पीडीएफ पीसीएस अभ्यास के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो आप लोग वहां से पीडीएफ जाकर ले सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीरीज के लाभ ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुकी हूं। आज फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 5 मैं शुरू करने वाली हूं, जिसका नाम है प्रकाश, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश को समझने के लिए हमें प्रकाश के अंतर्गत जो विभिन्न तरंगे होती हैं उनको समझना आवश्यक है। मतलब प्रकाश के अंतर्गत भी तरंगे होती हैं और प्रकाश के अलावा भी इस वर्ल्ड में कई तरह की तरंगे पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब तक जिन मेन तरंगों का साइंटिस्ट पता लगा चुके हैं उनका एक हम ओवरव्यू यहाँ पर लेंगे। और आज के लेक्चर में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से मुझे इस कमेंट बॉक्स बहुत खाली खाली लग रहा था। तो आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, जो रेगुलर एस्पिरेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मेरा आपसे कोई इंटरेक्शन डायरेक्ट तो है नहीं। मैं सिर्फ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आपसे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि सभी लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो आज जो तरंगे हैं उनको समझने के लिए हम, भाई देखो, मैं तो साइंस स्टोरी से ही पढ़ाती हूँ, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आज भी 2-3 बढ़िया बढ़िया स्टोरी लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहली स्टोरी क्या है, हम देखते हैं पुराने जमाने से नए जमाने की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोग कुछ इस तरह से मिलते थे, और नए जमाने में क्या हो गया है, डेटिंग ऑनलाइन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन साइंस के लेक्चर से इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि पुराने जमाने से नए जमाने की तरफ चलेंगे तो उसमें तरंगों का क्या रोल आएगा, या तरंगों को हम इसके माध्यम से कैसे समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप इस लाइन में देख रहे होंगे कि पुराने जमाने में हम क्या यूज करते थे, रेडियो यूज करते थे। ठीक है, रेडियो के बाद क्या आया, रेडियो के बाद आया टीवी। ठीक है, तो रेडियो तरंगे होती हैं, तो सबसे पहले कौन सी तरंगे आएंगी, रेडियो तरंगे इस लाइन पर। उसके बाद टीवी, तो टीवी से आप याद कर लीजिए एएम या एफएम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद क्या आया, माइक्रोवेव आया, तो माइक्रोवेव रेडिएशन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे माइक्रोवेव आ गई। उसके बाद हमारा आया इंफ्रारेड। ठीक है, तो इतनी 3 चीजें याद हो गई आपको। सबसे पहले क्या थी, रेडियो, फिर एएम एफएम मतलब टीवी, और उसके बाद माइक्रोवेव। ठीक है, अब हमारी आती है आईआर, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड में आप उसके बाद ये विवग्योर का एक क्रम याद कर लीजिएगा। उल्टा क्रम है विवग्योर का, ROYGBIV, मतलब कि इसके बाद आएगी आईआर के बाद प्रकाश की तरंगे। ठीक है, लाइट, क्योंकि विवग्योर किस में होता है अवेलेबल, लाइट में अवेलेबल होती है। प्रकाश की किरणों में 7 रंग होते हैं ना, तो बीच में आ गई हमारी लाइट की तरंगे। फिर आ गई वी, खत्म हुआ, तो वी के बाद क्या आ गई, यूवी आ गई। ठीक है, वी के बाद यू आता है, तो यूवी हो गया। अब यूवी के बाद डब्लू छोड़ दीजिए, फिर क्या आ गया, एक्स आ गया, तो आ गई एक्स रेस। ठीक है, ये आप ऊपर फोटो भी देख रहे होंगे, जब किसी मानव का एक्सरे किया जाता है तो इस तरह का उसके हड्डियों का रिफ्लेक्शन आ जाता है, इंप्रेशन आ जाता है उस फिल्म पर। इसके बाद आती है सबसे लास्ट में वाई रेज। एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो वाई रेज, और वाई का मतलब क्या होता है, गामा रेज। ठीक है, जो गामा रेज होता है उसका सिंबल इस तरह से वाई की तरह होता है। क्लियर है, रेस का चार्ट हो गया क्लियर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले रेडियो, फिर टीवी, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, उसके बाद लाइट का ऑर्डर आर से लेके वी तक, उसके बाद यूवी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, वायलेट पे खत्म हुआ था, ये वाला यहाँ पर वायलेट पे खत्म हुआ था प्रकाश की तरंग, तो उसके बाद क्या आ जाएगी, वी के बाद यू भी आ जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा।
यूवी के बाद डब्ल्यू छोड़ दीजिए, एक्स आ गया, एक्स के बाद वाई आ गया, ठीक है, गामा आ गई। अब देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, फैमिली बड़ी बड़ी होती थी, ठीक है, तो ये जो रेडियो की होगी, रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, पुराना जमाना था, रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी हो गई। क्लियर है? तो ये जो रेडियो तरंगे थी, इसमें लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। लैम्डा को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य। अभी आगे की स्लाइड में मैं आपके बताऊंगी कि तरंग दैर्घ्य होती क्या है, ठीक है। अभी आप बस इतना याद कर लीजिए कि रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, और जब हम इस चार्ट में इस साइड चलेंगे, ठीक है, रेडियो से वाई की तरफ चलेंगे, गामा रेस की तरफ चलेंगे, तो तरंग दैर्घ्य क्रमशः छोटी होती चली जाती है, ठीक है। और जितनी छोटी तरंग दैर्घ्य रहती है किसी रे की, किसी किरण की, उसको मानव शरीर को भेदने की उतनी ही ज्यादा क्षमता रहती है, ठीक है। जैसे कि एक्सरे, आपने देखा कि एक्सरे का प्रयोग हड्डियों के इंप्रेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक्सरे के जो तरंग दैर्घ्य रहती है वो बहुत छोटी रहती है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट की तरंग दैर्घ्य भी बहुत छोटी रहती है, और जब तरंग दैर्घ्य छोटी रहेगी किरण की, तो वो हमारे मानव शरीर के लिए हानिकारक रहती है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद जब तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तब फ्रीक्वेंसी कम होती है, ठीक है, एन कम होगा। और जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो कम होगी तो एन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अभी मैं इसको बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी। अब देखिए, जो मानव की आंख होती है, उसको सबसे अच्छी तरह से कौन से कलर दिखाई देते हैं, तो इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि सर्वाधिक सुग्राहिता किसकी होती है मानव आंख के लिए, कौन से रंग की, ठीक है। सारे कलर हमको मानव आंख जो होती है वो सारे कलर्स को एक तरह से नहीं देखती है, ये आज आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे विबग्योर होता है, ठीक है, तो विबग्योर, तो आप ये देख रहे होंगे कि इधर से वॉयलेट, फिर ब्लू, ठीक है, यहाँ पे वॉयलेट हो गया, यहाँ पे ब्लू हो गया, इंडिगो, ठीक है, विब यहाँ पे वी ई ब ग्योर, GYOR, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जो बीच में आते हैं, विबग्योर के बीच में जो कलर्स आते हैं, उनके प्रति मानव की आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। और इसमें जितने भी कलर प्रकाश में यूज होते हैं, ठीक है, 7 कलर प्रकाश कंटेन करता है, उन सातों कलर का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। क्लियर है ये बात? तो देखिए, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो इंफ्रारेड है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 700 से ऊपर जा रही है, ठीक है, 700 की बैंडविड्थ में है। उसके बाद ऑरेंज 600 में है, ठीक है, ये 600 में है। फिर जो येलो है वो 580, ये 550, 475, 450 और 400, ठीक है। तो वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी है, 400 है, और रेड की तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ी है, मतलब 700 है। क्लियर है ये बात? ये याद रखिएगा। तो जो बीच के कलर्स होते हैं, यानी कि बीच में कौन से कलर्स आ रहे हैं, येलो और ग्रीन, ठीक है, इन दोनों के प्रति मानव आंख सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब अगर सारे कलर्स रखे हैं एक चार्ट पर, तो हमारी आंख सबसे पहले कौन सा कलर कैच करती है, येलो और ग्रीन कलर कैच करती है, ठीक है, सबसे पहले येलो और फिर ग्रीन। तो आप ये पीछे के चार्ट में भी देखेंगे कि यहाँ पर इस चार्ट में वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 390 नैनोमीटर है, और रेड की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 780 नैनोमीटर। याद रखिएगा, नैनोमीटर। जो मेरा लेक्चर 1 था और उसमें हमने यूनिट्स पढ़ी थी, तो नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वल था, 10 की पावर -9 के इक्वल था, ठीक है। तो ये 780 को आप 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करिए, तब इसकी तरंग दैर्घ्य मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेड की तरंग दैर्घ्य ज्यादा, क्योंकि इस चार्ट पर इधर से तरंग दैर्घ्य ज्यादा थी, तो रेड की तरंग दैर्घ्य ज्यादा, मतलब कि 780 नैनोमीटर, और वॉयलेट की तरंग दैर्घ्य कम, मतलब कि 390 नैनोमीटर होती है, ठीक है। क्लियर है? और जो सबसे सुग्राही रंग होते हैं, यानी कि रेड और ग्रीन, येलो और ग्रीन कलर सबसे ज्यादा आंख के सुग्राही कलर हैं, तो इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, रेड की है 580, पार्डन, येलो की है 580, और ग्रीन की कितनी है, 550, और ये यूनिट किस में है, नैनोमीटर में है। याद रखिएगा, नैनोमीटर में ये यूनिट है। क्लियर है? चलिए आगे हम MCQ देख लेते हैं इस पर बेसिस। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है,
दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार कितना होता है? अभी हमने पीछे की स्लाइड में देखा, ठीक है? तो क्या रेंज थी? 390 से ये वाली रेंज थी ना, कितनी थी? 390 से 780 नैनोमीटर, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या हो गया? इसके बेसिस पे आंसर हमारा हो गया डी, ठीक है? द वेव लेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट इज बिटवीन 390 टू 780 नैनोमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है। अब देखिए, हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि कौन से कलर के लिए मानव आंख सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, कौन सी कलर सबसे ज्यादा कैच करती है? येलो और ग्रीन, ठीक है? तो येलो की कितनी थी? 550 और ग्रीन की कितनी थी? 580। तो 550 नैनोमीटर, ठीक है, ये याद रखिएगा, और 580 नैनोमीटर के लिए सबसे ज्यादा थी। अब इसमें आंसर देख लेते हैं। तो 550, अब देखिए आंसर इसमें जो रखे हैं एंगस्ट्रॉम में दे रखे हैं, ठीक है? तो नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करना है। तो नैनोमीटर क्या था? 10 की पावर -9, और एंगस्ट्रॉम क्या था? 10 की पावर -10, ठीक है? पहली से L1 में आपने देखा होगा, L1 वाली जो लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे है 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो अब 10 की पावर -10 को अगर हम 10 की पावर -9 को अगर हम 10 की पावर -10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये? 550 नैनोमीटर इज इक्वल टू 5500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो ये आंसर हमारा हो गया बी, ठीक है? क्लियर हो रहा है अभी तक? बताते जाइए मुझे। अच्छा, इसमें मैं क्वेश्चन पूछना था, वो मैं आपसे भूल गई थी। आपने रेनबो देखा होगा सभी ने, इंद्रधनुष देखा होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि इंद्रधनुष जो यूं बनता है ना इस तरह से, तो इसमें नीचे की साइड कौन सा कलर रहता है और ऊपर की साइड, मतलब रेड नीचे है या रेड ऊपर है, या वॉयलेट नीचे है वॉयलेट ऊपर है? बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अभी तक जो हम तरंगदैर्घ्य और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे वो होती क्या है, ठीक है? तो ये देखिए, दो तरह की वेव होती है। जब भी कोई तरंग चलती है ना, कोई भी रेडिएशन होती है, विकिरण होता है, तो वो दो प्रकार से चलता है। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स और अनुदैर्घ्य को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है? तो ट्रांसवर्स का पाथ कुछ इस तरह का रहता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, यूं करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है? तो यूं करके इसका पाथ रहता है। तो अगर हम इसका बीच से लाइन खींच दें, ठीक है, इसमें ड्रॉ कर दें, तो मान लीजिए इस पॉइंट से चली लाइन ने, इस पॉइंट से चलना, ए पॉइंट से स्टार्ट करा, ठीक है, किसी वेव ने। अब ये ऊपर गई, नीचे गई, नीचे गई, तो एक बार जाकर ये फिर से जो पॉइंट वापस आ रही है, मतलब एक पूरा, क्या बोलना चाहिए, आवर्त पूरा कर रही है, ठीक है? तो उससे क्या, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इसके बीच की दूरी को हम बोलेंगे लैम्डा, ठीक है? यानी कि तरंग दैर्घ्य हो गई है इसकी। क्लियर है? और ये जो ऊपर की हो गई, ये हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एन हो गई, ठीक है? क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडिनल। अब एक चीज और है कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, ठीक है, उनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। मतलब कि ये वैक्यूम में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, जरूरी नहीं है हवा हो, ठीक है? और हवा होगी तो ये हवा में भी चलेंगी, पानी में भी चलेंगी, कांच में भी चलेंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कोई मीडियम हो, ठीक है? तो इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है? जरूरी नहीं है माध्यम हो तभी ये चले। दूसरी होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है? अनुदैर्घ्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये मेनली कौन सी तरंगे होती हैं? जैसे कि प्रकाश की तरंगे हैं, ठीक है? प्रकाश की तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? इनको चलने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि इन्हें माध्यम की जरूरत होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है? वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं करेंगी जब तक कि इनको कोई मीडियम ना मिले। तो ये तरंगे हो गई, इनके लिए मस्ट है, यस नहीं मस्ट, ठीक है? माध्यम इनके लिए मस्ट होता है। जैसे कि कौन सी तरंगे होती हैं? रेडियो तरंगे हैं, ठीक है? तो रेडियो तरंगे क्या हैं? ये हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है? सॉरी, रेडियो नहीं, साउंड की जो वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है? तो इनका एग्जाम्पल हो गया ध्वनि तरंगे, साउंड, ठीक है? साउंड की जो होती हैं वो, उनके लिए
अनुदैर्ध्य तरंग वाली होती हैं ध्वनि तरंगे। तो देखिए तभी होगा कि आपको महसूस होता होगा कि जैसे साउंड हम चलाते हैं और साउंड की आवाज़ तेज हो जाती है, तो क्या होती है, हवा के जो कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, ठीक है? हवा के कण भी उनके साथ मूव करने लगते हैं। तो वही रीज़न होता है कि जो ध्वनि की तरंगें होती हैं वो हवा को अपने साथ में लेकर चलती हैं और हवा की कणों को भी वो डिस्प्लेस कर देती हैं जब चलती हैं तो। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब सुग्राहिता की जो बात की थी, ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने वाली हैं कि जो मानव की आँख होती है, वो सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है येलो और ग्रीन कलर के लिए, ठीक है? और जो मानव की आँख अगर कोई प्रतिबिंब बनाती है, तो उसको मिनिमम चीज़ को 1/16 सेकंड जब मानव की आँख देखेगी, तभी किसी चीज़ का प्रतिबिंब आँख निर्मित कर पाएगा, नहीं तो वो उसका प्रतिबिंब निर्मित नहीं कर पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में जाते हैं, तो ट्रेन चलती है ना, ट्रेन की स्पीड तेज़ होती है, तो जो साइड की चीज़ें होती हैं, अगर ट्रेन बहुत तेज़ गति से जा रही है, तो हम साइड की चीज़ों को क्लियर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आँख एक चीज़ पे 1/16 सेकंड से कम टाइम के लिए टिक पाती है, ठीक है? लेकिन अगर ट्रेन थोड़ी धीमी स्पीड से चले, तो हमारी आँख जो है वो एक चीज़ को 1/16 सेकंड से ज़्यादा समय के लिए कैप्चर कर लेगी और उस केस में फिर आँख उस चीज़ को क्लियर कट देख पाएगी कि चीज़ है क्या। क्लियर हो गई ये चीज़? नेक्स्ट है कान। जिस तरह से आँख को टाइम चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, सिमिलर वे में ही कान को भी ध्वनि को डिटेक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है और वो टाइम कितना होता है? वो टाइम होता है 1/10 सेकंड, ठीक है? 1/10 सेकंड तक अगर कान हमारा किसी चीज़ को सुनेगा, तो वो उसको क्लियर कट एनालाइज़ कर पाएगा। तो आपने देखा होगा जब 2 लोग जैसे एक साथ बोल पड़ते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, हमें दोनों में से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किसकी आवाज़ थी, कुछ क्लियर सुनाई नहीं पड़ता। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो दोनों के बोलने का अंतर होता है, वो 1/10 सेकंड से कम का होता है, ठीक है? दोनों ध्वनि तरंगें 2 लोगों की एक साथ आई, तो हमारा कान उनको एनालाइज़ नहीं कर पाता है। क्लियर है? चलिए, और जो क्या बोलते हैं, कान की सुनने की आवृत्ति होती है, वो होती है 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज़ तक, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये लर्न करने वाली चीज़ है, 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज़ तक। और आँख क्या कब प्रतिबिंब बनाएगी? 1/16 सेकंड के टाइम तक। अब याद रखने के लिए देखिए, कैसे याद रखेंगे? 1/16 सेकंड आँख बनाती थी या कान से हमें सुनाई देता था? तो क्लियर कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना वहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने ये फ़ोटो इसलिए कान का ढूँढ कर लगाया है। इस कान में इन्होंने कितने इयररिंग्स पहन रखे हैं? काउंट करके बताइए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 इयररिंग्स पहन रखे हैं ना, तो इससे याद रख लीजिएगा कि 1/10 सेकंड का टाइम हमें कान को चाहिए किसी आवाज़ को एनालाइज़ करने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किसके लिए अधिक होती है? तो हमने अभी देख लिया कौन से रंग को सबसे अच्छी तरह से आँख डिटेक्ट कर पाती है? ग्रीन और येलो को, ठीक है? तो कौन सा आंसर हो गया हमारा? डी हो गया, पीला एवं हरा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब याद रखिएगा, नहीं है बोल रहा है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। बताइए, होता है कि नहीं होता है? तो सही है, हमने देखा था, ठीक है। क्या थी रेंज? ये थी 1000 से लेके 5000 हर्ट्ज तक। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछना मैं भूल गई थी। हाँ, यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है कि हमारा जो ह्यूमन ईयर होता है उसकी हियरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कमेंट में बताइए। एक तो वो पिछला वाला क्वेश्चन था कि रेनबो का कलर कौन सा ऊपर होता है कौन सा नीचे, ये दूसरा क्वेश्चन है। और कैपेसिटी किसमें? डेसिबल में मेजर की जाती है, ठीक है, हियरिंग कैपेसिटी। कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन को आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? मैं 1000 हर्ट्ज में सुगराई होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सुगराई होती है? तो नहीं, हमने पीछे स्लाइड में अभी देखा कौन से रंग के लिए सुगराई होती है? हरे और पीले रंग के लिए, ठीक है। तो ये बी हमारा गलत हो गया। क्लियर है? सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है। तो हाँ, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड हमने देखी थी, ठीक है। और दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया बी, ठीक है।
मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। क्लियर है? चलिए, अब आ गई नेक्स्ट स्टोरी, जो कि है सूरज की कहानी। पहले लेक्चर में हमने देखी थी ना नूतन की कहानी, कहाँ पे पढ़ी थी? कमेंट करके बताइए। नूतन की कहानी को हमने किस में देखा था, कौन से यूनिट के लिए देखा था? आज है सूरज की कहानी। अब सूरज की कहानी ये है कि ये है मिस्टर सूरज, ये बीच में जो देख रहे होंगे ना, रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, और ये रेस लगाने में क्या आए हैं? ये आए हैं फर्स्ट, सबसे तेज रेस लगाते हैं, सबसे तेज भागते हैं ये, ठीक है। और रेस का टाइम इन्होंने कितने टाइम पे कंप्लीट करी रेस? इन्होंने कंप्लीट करी है 8 मिनट में, ये रेस कंप्लीट करी है और फर्स्ट आ गए ये, ठीक है। रेस के बाद ये सूरज जी जो हैं ये घर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब घर की तरफ जाने के लिए इनका इस तरह से पतला सा रास्ता है, ठीक है, तो इनको इस रास्ते पे चल के ही जाना है, ठीक है। लेकिन इनको ना सीधी रेखा में ही चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि ये जो आप पानी में तरंगे बनी देख रहे होंगे, तो तरंग के कारण जो है इनको, तरंग के कारण छोटी तरंग है, ठीक है, तो क्या हो गया, इनको छोटी तरंग के कारण सीधे चल के घर को जाना पड़ा वापस, ठीक है। तो बस 3 चीजें इसमें याद रखिएगा। जो सूरज है मतलब सन है, वो क्या है, 8 मिनट में उन्होंने रेस फास्ट की। इसका मतलब है कि जो प्रकाश की तरंग है, प्रकाश से क्या, सूरज से क्या रिलेटेड हो गया, प्रकाश रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो प्रकाश की तरंगों को सन से लेकर, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और सूर्य सीधी रेखा में इसलिए किरणें चलती प्रतीत होती हैं हमें, प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती इसलिए प्रतीत होती हैं क्योंकि उनका तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, ठीक है। क्लियर है? तो सनलाइट को जब भी आप देखते हो, सनलाइट जब भी आती है तो यूं सीधी 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 दिखाई देती है। इसकी वजह से क्या होता है, इनका लैम्डा जो होता है वो छोटा होता है। लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो इनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। क्लियर है? अच्छा देखिए, जो पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे शेयर की गई है, ठीक है, तो वो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, उसमें ये जो मैं पेन से लिख रही हूँ ना, वो पेन से नहीं लिखा हुआ रहता। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैम पूरा ही पीडीएफ दें, पेन से लिखा हुआ पीडीएफ दें। देखिए, उसकी इफेक्टिविटी तभी है जब आपने मेरा वीडियो देख रखा हो। जो पीडीएफ हमने अवेलेबल कराई है वो सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप मेरा वीडियो देखें और फिर वो पीडीएफ को ओपन करें और रिकॉल याद करने की कोशिश करें कि ये जो ब्लैंक जगह है यहाँ पे क्या लिखा गया था, यहाँ पे कौन सी चीज बताई गई थी। तभी तो उस पीडीएफ की इफेक्टिविटी है ना। अगर सब कुछ ऐसे छपा छपाया कंटेंट तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है, पर उसमें से पढ़ते क्या है, पढ़ने की इफेक्टिविटी वही होती है जो चीजें हमें याद रह जाती हैं, ठीक है। चलिए एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज। क्यों प्रतीत होता है? यह छोटे कणों से बना होता है? नहीं। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है? नहीं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। तो हमने पीछे देखा कि तरंग दैर्ध्य छोटे होने की वजह से ये जो है वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। चलता नहीं है पर प्रतीत होता है कि वो सीधी रेखा में चल रहा है, ठीक है। प्रकाश अपने चारों ओर परावर्तित, ये भी गलत हो गया, तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। क्लियर है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? ठीक है, किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन, परादैनिक तरंग। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि सूरज क्या है, फर्स्ट आए थे ना, तो फर्स्ट का मतलब बाकी की जितनी किरणें होती हैं उनकी स्पीड सनलाइट से कम ही रहती है, ठीक है, प्रकाश की किरणों से कम ही रहती है। तो क्या हो गया? अधिकतम प्रकाश का वेग, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है, ठीक है, कौन सा ट्रू है, बाकी सब गलत है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो हाँ सबसे अधिक होता है, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक, गलत। आकाशीय पिंडियों का वेग सबसे अधिक, नहीं। रॉकेट का सबसे अधिक, नहीं। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। द लाइट हैज द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो देखिए, जब भी कोई मीडियम होगा ना और कोई भी तरंग चलती है तो क्या होता है, मीडियम के जो कण होते हैं वो हमेशा उसको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, ठीक है, चाहे कितने भी कम कण हो पर डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे तेज कब चलेगी? जबकि कोई कण ना हो, मतलब
कुछ भी गैस वगैरह कुछ भी उपलब्ध ना हो। तो कब होती है वो? जब निर्वात होता है, जब वैक्यूम होता है। वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता ना, एयर भी नहीं होती। तो सब प्रकाश का वेग कहाँ पर अधिकतम होगा? बिना डिस्ट्रैक्शन के निर्वात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो कहाँ हो जाएगा? वैक्यूम में। फिर है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। तो हमने देखा सूरज ने कितने टाइम पे रेस कंप्लीट करी है? 8 मिनट में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका? 8 मिनट्स। ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, कौन सा चेंज नहीं होता, ये बोल रहे हैं। तो तीव्रता, वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य। तो देखिए सब कुछ चेंज हो जाता है, पर जो तरंग दैर्ध्य रहती है, ठीक है, ये जो रहती है प्रकाश की, ठीक है, तरंग दैर्ध्य वो क्या है? वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर इसका हो गया सी, आंसर हो गया। ठीक है, आवृत्ति चेंज हो जाएगी, वेग, फ्रीक्वेंसी, वेग तो चेंज हो जाएगा, हमने देखा डिस्ट्रैक्ट कर देगा, और वेग चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, मतलब चलने की जो स्पीड है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही इसकी तीव्रता भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? लेकिन तरंग दैर्ध्य चेंज नहीं होगी, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बार इससे क्वेश्चन आए हैं पीसीएस में, आरओ में, सिर्फ यूपी पीसीएस में नहीं, आरएएस में, यूके पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, सब में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और इसमें करना क्या है, आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि सिर्फ 3-4 चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। उन चीजों में आंतरिक परावर्तन होता ही होता है। ठीक है, तो जब भी उन चीजों से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा कि ये हमने पढ़ा था ना, जैसे अभी आप डायमंड देख रहे हैं तो डायमंड हमने पढ़ा था, तो डायमंड की स्पेशलिटी क्या होती थी लाइट में, कि वो आंतरिक परावर्तन कर देता है, इंटरनल रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आज का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे बताइए डायमंड किसका बना हुआ होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है डायमंड में, और वो क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज ना एकदम कमेंट बॉक्स हरा भरा दिखना चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखिए, जब भी कोई लाइट किसी चीज में अंदर प्रवेश करती है तो वो एक पर्टिकुलर वे में उसके अंदर चलती है। तो देखिए जैसे ये एक डायमंड है, डायमंड पे लाइट यहाँ पर आई, ठीक है, इस सरफेस पे पड़ी। अब डायमंड की स्पेशल बात जो होती है वो होती है इसका कटाव। जो ये आप अलग अलग सरफेस देख रहे होंगे ना, उसको इस तरह से काट देते हैं जो ज्वेलर्स होते हैं कि जब लाइट इसके अंदर पड़ती है ना, तो आप एक तरह से शुद्ध भाषा में, इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि लाइट इसके अंदर जाके फंस जैसी जाती है, उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो वो क्या करती है, जैसे इस सरफेस पे पड़ी तो वो इस सरफेस पे मुड़ गई। अब ये सरफेस भी क्या है, टेढ़ी सी है, फिर इस सरफेस पे उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले इधर से इधर गई, इधर गई, अब फिर इस वाली पे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे चली गई, फिर उसने इधर रिफ्लेक्ट कर दिया तो यहाँ चली गई, फिर ऊपर वाली पे। तो इस तरह से क्या होता है कि लाइट को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। ठीक है, इसकी बनावट की वजह से। और वो लाइट क्या होती है, इसके अंदर ही जिगजैग 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 सी गति करती रहती है, मतलब कि उसका रिफ्लेक्शन होता रहता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, आंतरिक परावर्तन होता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना कि वो हीरा जगमग करता है, वो जगमग इसलिए करता है क्योंकि जब उस पर लाइट डालो तो लाइट उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है कंटिन्यूअस हर सरफेस पे, और जो थोड़ी थोड़ी लाइट बाहर की ओर आती रहती है रिफ्लेक्शन से निकल के, उसकी वजह से वो क्या होता है, पूरा एकदम जगमगाता हुआ, ये आप ऊपर फोटो देख रहे होंगे, एकदम हीरा जगमगा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि लाइट का बार बार रिफ्लेक्ट होना अंदर की सतह पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो देखिए इंटरनल रिफ्लेक्शन में एक तो पहला एग्जाम्पल डायमंड का हो गया। दूसरा जो याद रखने लायक एग्जाम्पल है और जिसके बहुत बार क्वेश्चन आए हैं वो होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि प्रकाश तंतु। ठीक है, अब ऑप्टिकल फाइबर की एक बहुत ही स्पेशल चीज है, वो ये है कि जो ऑप्टिकल फाइबर की इनोवेटर्स थे, या जिनको बोल लीजिए कि जिन्होंने फाउंडर बोलना चाहिए, वो क्या थे, एक इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनका नाम क्या है? आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, हु वाज द फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चलिए
तो ऑप्टिकल फाइबर को क्या बोलते हैं? प्रकाश तंतु। देखिए मेनली इनका यूज़ कहाँ पर करा जाता है? इनका यूज़ करा जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? तो जो आप ज़मीन पे आपने देखा होगा कि पाइपलाइन डलती रहती है ना ज़मीन के अंदर और उसमें मोटे-मोटे तार घुसाए जाते हैं। तो जैसे बीएसएनएल हो गई, रिलायंस हो गई, ये कंपनीज़ क्या है अपने-अपने ऑप्टिकल फाइबर डालती हैं अंदर से। तो ये ऑप्टिकल फाइबर भी वही चीज़ करते हैं कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? और संचार हमारा जो होता है, जो हम चीज़ बोलते हैं, वो इन ऑप्टिकल फाइबर में से गुजर कर दूसरे तक पहुँचती है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? कम्युनिकेशन में, ठीक है? तो ऑप्टिकल फाइबर भी ऐसी होती है, यूँ करके जैसे पतले-पतले से कई तार, या देखिए आप फ़ोटो देख रहे होंगे, इस तरह से छोटे-छोटे से कई वायर्स रहते हैं, ठीक है? और इनकी विशेषता क्या रहती है ऑप्टिकल फाइबर की, कि ये डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है? ध्वनि तरंगे या रेडियो तरंगे इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। यही कारण है कि जब हम इधर से बोलते हैं और दूसरे तक जैसे हमने दूसरी सिटी में किसी को फ़ोन करा, तो उन्हें बिल्कुल क्लियर आवाज़ हमारी सुनाई देती है। लेकिन जब आवाज़ में जैसे झरझराहट सी आए, तो इसका मतलब होता है कि वायर्स में कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है? कोई वायर जैसे बीच में से कभी-कभी कट भी जाते हैं, तो इस वजह से वो जो है लाइट को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन अगर वायर जुड़े हैं, तो ये हर तरह के तरंगों को तरंगों से, किसी भी तरह की तरंगों से ये विचलित नहीं होते, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और दूसरा किसमें, जैसे आप ये कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं ना, कॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, ठीक है? तो वो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो अभी हमने देखा किस सिद्धांत पर काम करता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है, ठीक है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? अगर बाकी की जो चीज़ें हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ठीक है, ये सब हम अभी आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी हमने देखा तंतु प्रकाशिकी का मतलब ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है? तो सही है। प्रकाशीय तंतु संचार ऊर्जा में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। तो हाँ, बिल्कुल, इसमें जो पावर होती है, ऊर्जा बहुत ही कम उपयोग में लाई जाती है, ठीक है? बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक है ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त हैं। तो अभी मैंने बताया था कि इन पर जो है वो किसी भी तरंगों का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी तरंगों से ये डिस्टर्ब नहीं होते, तो इस अवरोध से ये मुक्त है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबंध है। तो देखिए, प्रकाशित तंतु का जो यूज़ है वो इंडिया में कब से हो रहा है? इंडिया में हो रहा है करीब 2000 से के आसपास से शुरू हुआ था, ठीक है? जब से मोबाइल हमारे हाथों में आए थे, शुरू वाला मोबाइल आता था ना, मूनलाइट वाला, मैंने सबसे पहले मूनलाइट वाला मोबाइल लिया था। तो उस टाइम पे क्या था कि 2000 के नहीं 2000 के आसपास से शुरू हुआ था। तो उस टाइम पे एक कंपनी थी स्टारलाइट, रिलायंस से भी पहले, ठीक है? रिलायंस थोड़ा बाद में शुरू हुई है आना इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले जो ऑप्टिकल फाइबर था, याद रखिएगा कि स्टारलाइट कंपनी ने शुरू करा था इसका निर्माण। स्टेयर नहीं, STARLIGHT, ठीक है? स्टारलाइट कंपनी ने शुरू किया था। तो बोल रहा है कि इन पे विचार कीजिए, चौथा वाला गलत हो गया। अब आंसर में क्या है? 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, तो पहला सही हो गया, ठीक है? चौथा वाला गलत है। रिलायंस ने नहीं, स्टारलाइट ने सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर इंडिया में बनाना शुरू करा था। चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है एंडोस्कोप। अब देखिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन में 2 चीज़ पढ़ ली। एक क्या पढ़ लिया? डायमंड, दूसरा पढ़ लिया हमने ऑप्टिकल फाइबर, या जिसे प्रकाश तंतु बोलते हैं, ठीक है? तीसरी चीज आती है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप होता है कि जैसे मान लीजिए, एग्जांपल देती हूँ कि कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं ना, कॉइन निगल लेते हैं वो, ठीक है? पेट में उनके कॉइन चला जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? एंडोस्कोप बोलते हैं। तो वो एक नली में, जैसे आप ये देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर, ये एंडोस्कोप का आउटपुट है, ये आउटलेट है, ठीक है? यहाँ से एक नली जैसा ये अंदर डाल देते हैं, ठीक है? और इसे कैसे अंदर डाला जाता है? जो भी हमें हमारे प्राकृतिक छिद्र होते हैं मानव शरीर में, जैसे कि मुंह हो गया, नाक हो गई, ठीक है, या प्राइवेट पार्ट जो हो गए, तो उस तरह से इसको अंदर डाला जा सकता है, बॉडी के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ठीक है?
आँख कान से नहीं डाला जाता, कान में डालेंगे तो पर्दा ही फट जाएगा, ठीक है? तो वो मानव छिद्र नहीं होता नेचुरल। तो क्या होता है कि इसको अंदर जैसे बच्चे ने कॉइन निगल दिया, तो क्या करेंगे डॉक्टर, इसको ऐसे मुँह में फँसा देंगे कुछ क्लिप जैसी, उसके बाद इसको अंदर डालेंगे, ठीक है? और इसमें जो अंदर इसका टिप रहता है ना, इस तरह से ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो एक तरह से यू टिप रहता है इसका। तो टिप पे क्या रहता है, एक साइड तो लगा रहता है, इसमें कैमरा फिक्स होता है, ठीक है? वो कैमरा क्या करता है, ये बाहर जो आप वीडियो इसका आउटपुट देख रहे होंगे, तो डॉक्टर इस वीडियो पे देखता रहता है कि पेट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है? तो इस पे इसका आउटपुट देता है, दूसरे पे लेंस लगा रहता है, ठीक है? तो लेंस क्या करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है? तो वो क्या करता है, सारी जगह लाइट फेंकेगा अंदर-अंदर और दिखाता रहेगा कैमरे के माध्यम से बाहर कि क्या-क्या है चीज़ अंदर। तो जैसे और इसमें ना 2-3 चीज़ें और रहती हैं कि जैसे कॉइन रहता है, तो कॉइन को डॉक्टर कैप्चर करके और इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या करना पड़ा, पेट को फाड़ कर उसकी सर्जरी नहीं करनी पड़ी। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये कुछ काम करने के लिए। तो जैसे आप पीछे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि एंडोग्राफी जिसे गैस्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जो डॉक्टर को बड़ी सर्जरी किए बिना शरीर के अंदर का निरीक्षण करने की अनुमति देती है, ठीक है? सर्जरी के बिना ही क्या करा डॉक्टर ने, कॉइन को बाहर निकाल दिया पेट से, ठीक है? एक लंबी लचीली ट्यूब होती है जिसके एक सिरे पर लेंस और दूसरे सिरे पर वीडियो कैमरा लगा होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? तो एंडोस्कोप पता चल गया क्या होता है। एंडोस्कोप डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, उसके एक सिरे पर लेंस होता है, दूसरी सिरे पर कैमरा होता है, ठीक है? और कौन से सिद्धांत पर काम करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है एंडोस्कोप भी। लाइट को जो है पेट के अंदर पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि हमें सारे अंग दिखाई पड़ते हैं क्लियरली। एमसीक्यू देख लेते हैं। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हम देख चुके हैं कि कौन सा है, रिफ्लेक्शन ये है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन और प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी हो गया, ठीक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर है एक एंडोस्कोप है। अब ये देखिए, विवादित क्वेश्चन पहले भी हमने एक बार देखा था ना, रॉन्ग क्वेश्चन था, तो उस तरह का विवादित क्वेश्चन है ये कि संकीर्ण दूरदर्शी, ठीक है, नैरो टेलीस्कोप होता है, तो दूरदर्शी तो नहीं होता ये, ठीक है? सरल सूक्ष्मदर्शी, तो हाँ सूक्ष्मदर्शी होता है ये, ठीक है? पेट के अंदर जाता है, छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके हमें बाहर वीडियो पे डिस्प्ले देता है। कैमरा का एक प्रकार, तो कैमरा भी होता है। अब देखिए कैमरा भी होता है, इसमें लेंस भी होता है, तो क्लियरली देखकर ये लग रहा है कि कोई भी इसमें से आंसर लग नहीं रहा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? जबकि इसमें कैमरा भी होता है, तो कैमरे पे भी टिक लगा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी पे भी, पर विवादित ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो ये इनमें से कोई भी नहीं, भी इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए पर मैंने इसलिए क्वेश्चन डाल दिया, कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने डाला ही क्यों जब कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मतलब एंडोस्कोपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने स्लाइड में डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मरीचिका का कारण है। अब देखिए 3 एग्जांपल हमने पढ़ लिए इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है? कौन से, डायमंड, ऑप्टिकल फाइबर, और तीसरा कौन था, एंडोस्कोप था। चौथा आता है मृग मरीचिका, या जिसे इंग्लिश में मिराज बोलते हैं। मिराज क्या होता है, मिराज बेसिकली होता है डेजर्ट्स में, ये प्रक्रिया जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया होती है वो डेजर्ट में होती है, ठीक है? जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है कि बहुत तेज हर तरफ रेती रेत होती है, तो जब बहुत तेज धूप होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि उन रेत के कणों के द्वारा बहुत तेज इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है बालू के कणों में, ठीक है? जो कि रेगिस्तान में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं। तो उस इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि दूर खड़े व्यक्ति को, जैसे दूर से बहुत इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो एकदम जगमगाहट जैसी हो गई उस जगह पे, तो जगमगाहट जैसे जब हो जाती है तो दूर खड़े हुए व्यक्ति को क्या लगता है कि वहां पे पानी है। उस जगमगाहट का जो इफेक्ट है वो पानी का वो देता है, आभासी प्रतिबिंब देता है, ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन जब पास में जाकर देखो तो पता लगता है कोई पानी नहीं है, ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं मिराज या मृग तृष्णा, हिंदी में मृग मरीचिका।
ठीक है, तो क्या कारण होता है मृगमरीचिका का? प्रकाश का व्यतिकरण नहीं, विवर्तन नहीं, ध्रुवीकरण नहीं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है मृगमरीचिका या मिराज का कारण। नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो हम देख चुके हैं क्यों जगमगाहट के साथ, क्योंकि जो लाइट उसके अंदर जाती है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अवशोषण नहीं, अवशोषण हो जाएगा फिर तो लाइट निकलेगी ही नहीं, वो तो गायब ही हो जाएगी। स्वाभाविक गुण के कारण नहीं, इसके आणविक संरचना के कारण नहीं। ठीक है, आणविक संरचना तो रीजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। ठीक है, टेक 3D, ये छुप गया है यहाँ पे, डी लिखा होना चाहिए था, 3D डायमेंशनल पिक्चर। ठीक है, तो किसका यूज होता है? फोटोग्राफी, होलोग्राफी, रेडियोग्राफी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये पिक्चर है एक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लेजर लाइट के द्वारा इस तरह के हाथी का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यही होलोग्राफी टेक्निक होती है, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी टेक्निक यही होती है कि उसमें लेजर लाइट के माध्यम से चीज़ों को एक आकार दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग वो बना दी जाती है। जैसे आपने म्यूजिकल फाउंटेन देखा होगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी क्या होता है? एक तरह से होलोग्राफिक होता है। अगर कोई अक्षरधाम मंदिर किसी ने विजिट किया है तो देखा होगा, अक्षरधाम मंदिर में ना शाम के टाइम पे एक लाइट शो चलता है, म्यूजिक एंड लाइट शो। वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनती हैं, वो इसी होलोग्राफी के माध्यम से बनती हैं। अगर किसी ने कोई नहीं गया है ना तो यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, देख लीजिएगा। वैसे शायद वहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो होंगे नहीं, सर्च करिएगा अगर हो तो, बहुत अच्छा होता है वो। चलिए नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या होता है? अब देखिए कोई क्वेश्चन तो मैंने मिस नहीं कर दिया, मैंने बहुत क्वेश्चन लिख रखे थे आज। हाँ चलिए, तो सूर्य ग्रहण से पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। क्वेश्चन है कि फुल मून क्या होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए फुल मून क्या होता है। परिभाषा पता है तो परिभाषा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए फिलहाल साइंस के लिए इसका उपयोग नहीं है, साइंस के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? सूर्य ग्रहण पढ़ने वाले हैं। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब सन के बीच में मून आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है? सूरज को ढक लेता है वो मून। ठीक है, तो इस तरह की कुछ आकृतियां बनती हैं, जैसे कि पार्शियल, एनुलर और टोटल। तो साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि हमें सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए या उसके लिए चश्मे का यूज करना चाहिए, स्पेशल टाइप का। वो क्यों बोलते हैं? उसको बोलने का रीजन ये होता है कि टोटल एक्लिप्स को तो हम देख सकते हैं। ठीक है, टोटल एक्लिप्स हमारी आंखों के लिए हानिकारक नहीं होता है। देखो इसमें क्या है, सभी पिक्चर्स में आप देख रहे होंगे कि किरणों का कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो जब पूरा ढक लिया, टोटल एक्लिप्स हो गया, उस केस में इसको देखना हानिकारक नहीं होता है। पर अगर ये आंशिक रूप से ढके हुए सूरज को हम देखते हैं तो इसमें से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उनको वो क्या होती हैं? हमने फर्स्ट वाले चार्ट में देखा था कि जब इधर से इधर, नए जमाने पुराने जमाने वाला जो चार्ट था, उसमें क्या था, जब हम रेड से इधर चल रहे थे, वॉयलेट की तरफ चल रहे थे, तो तरंग दैर्घ्य क्रमशः छोटी होती जा रही थी। ठीक है, तो वॉयलेट में छोटी हो गई, फिर उससे छोटी किस में हो गई थी? एक्सरे में। और एक्सरे क्या होता है? एक्सरे जो हमारी हड्डियों को भी भेद देता है। ठीक है, तो जो जितनी तरंगदैर्घ्य छोटी होती जाएंगी, किरणें उतनी हानिकारक होती जाएंगी। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हानिकारक इसीलिए होती हैं क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। और जब सूर्य इस तरह से आंशिक रूप से ढका हुआ रहता है ना, तो इसमें से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज उत्सर्जित होती हैं, और अगर वो हमारी आंख पर डायरेक्ट पड़ गई तो वो हमारी आंखों को क्षति पहुंचा सकती हैं। ठीक है, वो हम अंधेपन के शिकार भी हो सकते हैं उनकी वजह से। इसलिए डॉक्टर नहीं, सॉरी, साइंटिस्ट मना करते हैं कि हमें पूरे सूर्य ग्रहण को तो देखना चाहिए, पर आंशिक सूर्य ग्रहण को हमें खाली आंखों से नहीं देखना चाहिए, किसी स्पेशल चश्मे का यूज करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे कि सूर्य, जो स्टार का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो स्टार को समझने से पहले हम आग को समझ लेते हैं। आग को समझ लेते हैं, तो रोज आपने घरों में, सबके घरों में गैस तो जलती होगी, खाना सभी लोग खाते हैं, तो गैस में आपने देखा होगा
कि जब गैस जलाते हैं ना तो उसके सबसे अंदर तो ब्लू कलर रहता है लौ में, ठीक है? लौ में सबसे अंदर ब्लू कलर रहेगा, फिर जैसे आप इसमें भी देख रहे होंगे इस पिक्चर में कि ब्लू है, फिर व्हाइट है, फिर येलो है, फिर रेड है, ठीक है? इस तरह से क्या बोलते हैं लौ में रंगों का क्रम रहता है, ठीक है? तो जो अंदर का सबसे कलर रहता है नीला रंग, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? और जैसे-जैसे ऊपर की ओर जाएँगे मतलब नीले से फिर सफ़ेद जाएँगे, ठीक है? तो थोड़ा कम हो जाएगा टेम्परेचर। देखिए ये मैंने साइड में ये भी बना दिया है, ठीक है? इसमें क्या है जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, नीचे से ऊपर लाल से नीले की तरफ तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है? लॉ में भी आप देखेंगे लाल सबसे बाहर है, ठीक है? रेड कलर सबसे बाहर है, टेम्परेचर कम है और ब्लू अंदर है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो आप ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा कि सबसे कम टेम्परेचर लाल का, फिर नारंगी का, फिर पीले का, फिर सफ़ेद का और फिर नीले का, ठीक है? तो ऐसे इसको ट्रिक्स याद रखिए, नीले से पीला, नारंगी से लाल, इस तरह से ट्रिक से कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। मेरे दिमाग में कुछ अच्छी ट्रिक आई नहीं थी, किसी के दिमाग में आई हो तो चलो क्वेश्चन हो गया ना। ट्रिक करके मुझे कमेंट करके बताओ कौन सी ट्रिक बनाओगे इसके लिए। चलिए, तो देखिए होता क्या है कि इसी टेम्परेचर के बेसिस पे तारों का रंग डिसाइड होता है, ठीक है? तो जैसे ये फ़ोटो देख रहे होंगे आप, ठीक है? तो इसमें क्या है जो नीले रंग के तारे हैं, उसका मतलब है उसका टेम्परेचर हाई है और जो लाल रंग के तारे हैं, इसका मतलब वो कम टेम्परेचर के तारे हैं, ठीक है? तो लॉ को ये तारों का रंग को आप जो है वो आग की लॉ से याद कर लीजिएगा, ठीक है? इतना तो सबको एकदम दिमाग में आ ही जाता है ना जब क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं, अगर कुछ ना भी याद आए। कि हमने लौ जलती देखी थी और अंदर उसके नीला रंग होता है, इसका मतलब नीला रंग जो है उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा और लाल रंग जो है उसका कम टेम्परेचर रहेगा। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि जब पार्शियल एक्लिप्स होता है तो क्या होता है उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जिनकी वजह से हमारी आंखों को क्षति पहुंचती है। तो इसमें से आंसर है ताप, इंद्रधनुषी प्रकाश, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो होता है वो हमारी आंखों को क्षति पहुंचती है, तो सी आंसर, ठीक है? फिर क्वेश्चन है किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? अभी हमने देखा कि अलग-अलग कलर के तारे हैं तो अलग-अलग उनका क्या हो गया? टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है? तो उसकी पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, उसकी ज्योति और उसके सूर्य से दूरी, तो बी आंसर हो गया। तारे का रंग उसका ताप दर्शाता है, टेम्परेचर को दर्शाता है। और किसे याद रखना है, मतलब किस तरह से याद रखना है सूर्य के स्टार के टेम्परेचर को याद रखना है हमें आग की लॉ से, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन या जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है? रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? जब लाइट किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होता है जैसे सीधी लाइन में जा रही है तो रिफ्रैक्ट होके वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है? और जैसे ही माध्यम से बाहर निकलती है फिर से जिस तरह से ऊपर से गई थी उसी के सेम डायरेक्शन में नीचे से जाती है। जैसे कि ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, एक खाली गिलास में पेंसिल रखी है तो बिल्कुल सीधी दिख रही है, लेकिन अगर हमने पानी भर दिया गिलास में तो क्या है, पेंसिल इस तरह से कुछ टेढ़ी सी दिखाई देती है, ठीक है? तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक कोई माध्यम हो गया, ठीक है? ये माध्यम है। अब इधर से ये प्रकाश की लाइट आई, ठीक है? यहाँ से ऊपर से प्रकाश की लाइट आई ब्लू कलर की, तो ये माध्यम में ये क्या हो जाएगी, हल्की सी टेढ़ी हो गई, ठीक है? तो रे क्या हो गई, अपनी जगह से रिफ्रैक्ट हो गई, अपवर्तन हो गया रे का, ठीक है? और जब फिर से बाहर निकली तो जैसे ऊपर से आई थी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में यूं करके बाहर निकल लेगी, ठीक है? तो ये जो टेढ़ापन हो जाता है ना लाइट का मीडियम में, इसी को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार होने का कारण है। तो क्यों होता है क्षितिज के समीप सूर्य चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार? नंबर 1 अपवर्तन,
बी है प्रकाशिकीय भ्रम, थर्ड है व्यतिकरण और चौथा है उनकी वास्तविक आकृति। तो अभी हमने देखा कि जब रिफ्रैक्ट होती है लाइट, जब अपवर्तित होती है तो क्या होता है, उसका टेढ़ापन आ जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो सूर्य का शेप होता है वो गोल से ना होकर इलिप्टिकल दिखाई देता है, ठीक है। जो गोल शेप होता है वो प्रकाश के प्रभाव में क्या हो जाता है, तिरछा सा दिखाई देता है, गोल का क्या बन जाता है, इलिप्ट बन जाता है, ठीक है, दीर्घवृत्त बन जाता है। तो आंसर इसका हो गया ए, रिफ्रैक्शन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोसिंथेसिस, या जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ऊपर से सन की लाइट आई, ठीक है, सन की लाइट आई, पत्तियों पे मिली, फिर पत्तियों ने और क्या ली, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या निकाली, ऑक्सीजन निकाली और साथ में ग्लूकोज, ठीक है, तो शुगर जिसे बोलते हैं, तो शुगर निकाली। तो इस तरह से होती है कि सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, सनलाइट इन्वॉल्व हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व हो गई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेसिस। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। अब देखिए ये बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में भी जो अदृश्य भाग होता है, ठीक है, जैसे पेड़ वगैरह तो क्या देते हैं, उसका सदृश्य भाग का उपयोग करते हैं, ठीक है। सनलाइट में जब तक अच्छे से रोशनी नहीं होगी तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होता पृथ्वी पर। लेकिन समुद्र के अंदर के कुछ क्षेत्र ऐसे रहते हैं जहां की चीजें लाइट के अदृश्य प्रकाश का भी यूज करती हैं, ठीक है। जैसे समुद्र में अगर आप 1000 फीट से ज्यादा नीचे तक जाएंगे, जहां तक सूर्य के प्रकाश की किरणें मतलब चमक नहीं जाती, अंधेरा जैसा रहता है, तो वहां पर कुछ बैक्टीरिया इस तरह के रहते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश की अदृश्य प्रकाश से भी अपना निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो उससे वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूजुअली समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, बैक्टीरिया, ठीक है। ये देखिए जब अंदर जाएंगे ना समुद्र के तो इस तरह से अंधेरा अंधेरा जैसा रहता है। फिर है क्वेश्चन, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो हमने देखा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था, सनलाइट होती थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, एक तरह से केमिकल बॉन्ड्स हो गए ना, केमिकल का यूज आ गया। तो वही आंसर में देख लीजिए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, तो केमिकल चीजों का यूज हो रहा है, तो हाँ ठीक है। जैव रासायनिक, तो इस तरह से जैव रासायनिक तो नहीं है, ठीक है, कोई बायो केमिकल का यूज तो ताप से, ठीक है, तो ताप नहीं होता, प्रकाश की सनलाइट से होता है। प्रकाश से ताप ऊर्जा, तो ताप ऊर्जा तो नहीं बनती, हीट जनरेट नहीं हो रही है। ऊष्मा से गतिज ऊर्जा, तो पत्तियां चल तो नहीं पड़ती ना ऊष्मा लेने के बाद, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया, आंसर इसका हो गया ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा बनती में परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन से, जब भी प्रकीर्णन अब बहुत बार यूज आएगा तो आप क्या करेंगे, इसमें फैलाव यूज करेंगे, ठीक है। फैलाव शब्द का अंडरस्टूड है कि प्रकीर्णन का मतलब फैलाव होता है। तो देखिए क्या होता है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। जब देखिए ये ऊपर फोटो है, अगर किसी लाइट को, ये प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म था, अगर किसी लाइट को प्रिज्म के अंदर से प्रवेश कराया जाता है तो प्रिज्म क्या करता है, लाइट को, लाइट के अंदर जितने भी कलर्स होते हैं उनको फैला देता है, ठीक है। इस तरह से इसकी स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है प्रिज्म के अंदर। अब देखिए इसकी स्कैटरिंग का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, या दैनिक जीवन में हम जिन चीजों को देखते हैं वो कैसे हेल्प करती है ये स्कैटरिंग। जब भी आप देखेंगे, अब देखिए फैलाव में भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो लाल रंग होता है इसका लीस्ट, ठीक है, सबसे कम फैलाव करेगा ये, और जो सबसे ज्यादा फैलने वाला कलर होता है वो होता है नीला, ठीक है। तो नीला हमने सबसे बड़ा क्या देखा है, मतलब आप कैसे याद रखेंगे कौन सा कलर सबसे ज्यादा फैलता है कौन सा कम फैलता है। तो सबसे ज्यादा नीला हमने क्या देखा है, हमने देखा है आसमान, सबसे नीला आसमान होता है। तो आसमान का कलर क्या आपको पता है कि लाल भी हो सकता था, पीला भी हो सकता था, हरा भी हो सकता था, या रेनबो भी बन सकता था, कंटिन्यूअस रेनबो बना रहता।
लेकिन सिर्फ इस वजह से हमें आसमान ज़्यादा नीला मतलब नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा जो कलर फैलता है वो फैलता है नीला रंग, ठीक है। सारे कलर होते हैं वायुमंडल में विद्यमान, पर हमें सिर्फ नीला ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीला कलर सबसे ज़्यादा फैल गया प्रकाश का, और उसने बाकी के कलर्स को ढक लिया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया जब सन का लाइट आए। और अच्छा, ये फैला कैसे, कलर कैसे फैला? अगर वायुमंडल नहीं होता ना तो हमें कुछ नीला पीला कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये जो पृथ्वी की स्पेशलिटी है कि इस पर वायुमंडल है और पानी है, ये अद्भुत है, ठीक है। जो प्रकाश की किरणें आती है ना, वो वायुमंडल में जो अणु होते हैं उनसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। उनसे उनका फैलाव हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है प्रकाश की किरणों का। इस वजह से वो रंग बिखर जाते हैं, और उन बिखरे रंगों की वजह से हमें आसमान नीला दिखाई देता है। पर अगर आप वायुमंडल से बाहर चले जाएं, ठीक है, ऊपर की साइड चले जाएं, वायुमंडल मतलब पृथ्वी से ऊपर उठते जाएं, और मान लीजिए वायुमंडल को, एक्सोस्फीयर को हमने पार कर लिया, तो पार करने के बाद क्या होगा एक्सोस्फीयर को, कि हमें नीला वीला सब गायब हो जाएगा, सिर्फ काला काला दिखाई देगा, ठीक है। तो जो हमारे वायुमंडल है, पृथ्वी को जो ब्लेसिंग मिली है वायुमंडल की, उसकी वजह से ही हमें कलर्स दिखाई देते हैं। चलिए, नेक्स्ट रंगों का जो यूज होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है ट्रैफिक लाइट में। अब देखिए, सबने ट्रैफिक लाइट बचपन से पढ़ी है, बच्चों को भी पढ़ाई जाती है कि लाल का मतलब रुको, येलो का मतलब वेट करो, ग्रीन का मतलब चलो। तो 3 ही कलर क्यों लिए गए? सिर्फ 3 ही कलर क्यों लिए गए? दुनिया में इतने सारे कलर है, कोई सा भी कलर ले लेते तीनों के लिए। तो इन 3 कलर का मतलब ही यही है उसका। आज का जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश, तो आपको समझ में आएगा कि इन 3 कलर को लिया ही इसलिए गया है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तीनों रंगों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो इन तीनों रंगों के लिए ही मानव आंख जो होती है सबसे ज्यादा सुग्राही होती है, ठीक है। तो अभी हमने पहले पढ़ा कि जो विड्थ होती है विबग्योर की, उसमें बीच में कौन से कलर आते हैं? 2, येलो और ग्रीन आते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ट्रैफिक की जैसे 3 लाइट है, तो सबसे ज्यादा इसमें से तीनों में से भी इंपॉर्टेंट कौन सी हुई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई रेड, क्योंकि रुकना ही तो रुकना होता ही है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या होता है ट्रैफिक लाइट में? रुकना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप चल पड़े और एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए जो रेड कलर बनाया है, स्टॉप को दिया गया है रेड कलर, ठीक है। येलो को भी रेड कलर स्टॉप बना सकते थे, लेकिन येलो को नहीं बनाया स्टॉप बनाया रेड कलर को। उसका रीजन ये है कि रेड कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। रेड कलर सबसे कम बिखरता है। हमने अभी ऊपर वाले में देखा, प्रिज्म वाले में, कि सबसे कम रेड बिखर रहा था और सबसे ज्यादा ब्लू बिखर रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, रेड लाइट जैसे दूर से कोई आ रहे हैं, ठीक है, और लाइट जल रही है रेड लाइट, तो ये वायुमंडल में बिखरेगी नहीं, ठीक है, संकुचित रहेगी। इसकी जो रेज है, इसका मतलब रेड जो सर्कल है ना, वो ऐसे नहीं फैल जाएगा और लाइट खो जाएंगी डिस्पर्स होके, वो बंधी हुई लाइट रहेगी, और दूर से आने वाले व्यक्ति को भी रेड लाइट एकदम क्लियर दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर हम रेड की जगह ब्लू कर देते, तो ब्लू कलर क्या होता है? सबसे ज्यादा बिखर जाता है, और जब वो बिखर गया तो वो दूर वाले व्यक्ति के लिए तो गायब ही हो गया, क्योंकि उससे पहले ही उसकी रेस बिखर चुकी है वायुमंडल में, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कलर को रुको के लिए यूज किया जाता है, रेड कलर का। और सुग्राही हमारे कौन से 2 कलर होते हैं आंखों के लिए? वो होते हैं येलो और ग्रीन। इसलिए रुको के लिए और चलो के लिए येलो और ग्रीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज आपको पता चल गया ना? मुझे थैंक यू बोलिए कि मैंने बताया रेड लाइट के यूजेस क्या क्या होते हैं, रेड ग्रीन और येलो का यूज क्यों किया जाता है ट्रैफिक लाइट में। कमेंट करके थैंक यू बोलिएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट चलती हूँ। देखिए, साइंस इतना बोरिंग है ना, इसको थोड़ा लाइट वे में पढ़ा जाए तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो साइंस के स्टूडेंट्स तो फिर भी समझ लेते हैं, पर आर्ट्स के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल रहता है। तो मैं आपको इसीलिए इस पूरी सीरीज में बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये एकदम फिंगर टिप्स पे आ जाए सारी ट्रिक्स, और जब एग्जाम हॉल में वो स्ट्रेस में बैठे हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। होपफुली अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, ये जो अभी मैं क्रैश कोर्स चला रही हूँ ना, मेनली आपको ये तो है ही कि मैं घटना चक्र के PYQ ले रही हूँ, तो ये घटना चक्र पे आधारित है। पर ये सीरीज खत्म होते ही हम आपके लिए एक मैराथन क्लास भी लाएंगे।
ठीक है। तो मैराथन क्लास क्या होगी, जितने भी टॉपिक उसमें पीवाई क्यों नहीं रहेंगे, सिर्फ थ्योरी रहेगी। तो ये वाली जितनी थ्योरी मैंने अभी लेक्चर्स में पढ़ा रही हूँ, ये तो उसमें कवर होगी। उसके साथ ही क्या करूँगी, जैसे कुछ चीज़ें छूट गई हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था, अगर उसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स छूट गए हों जो कि मैंने नहीं पढ़ाए और आपको लग रहा होगा कि मैम ने सारे कंप्लीट नहीं कराए, तो उस मैराथन क्लास में कंप्लीट लिस्ट दी जाएगी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आपको अभी तक जो इस सीरीज में पढ़ रहे हैं वो तो होगा ही होगा, और उसके साथ में जितनी बची हुए एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि लग रहा हो कि प्रोबेबिलिटी हो एग्जाम में आने की, तो वो वाली चीज़ें भी वो सारी मैराथन क्लास में हम कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ठीक है, स्कैटरिंग जो होती है लाइट की वायुमंडल में वो क्यों होती है, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो धूल कण हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, जो वायुमंडल के धूल कण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और जलवाष्प नहीं, धूल कणों की वजह से होती है, तो डस्ट पार्टिकल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, अब किससे निर्धारित होता है बताइए। तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तरंग दैर्ध्य निर्धारित करती है कि प्रकाश का कौन सा रंग है। सभी रंगों के लिए अलग अलग तरह की तरंग दैर्ध्य रहती है प्रकाश में। ठीक है, तो क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, वेवलेंथ, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो हमने देखा था कि जब प्रिज्म स्कैटरिंग करता है लाइट की, तो क्या होता है, सबसे ऊपर कौन सा रंग आ रहा था, रेड आ रहा था, और सबसे नीचे ब्लू आ रहा था। ठीक है, तो ब्लू रंग जो होता है वो सबसे ज्यादा फैलता है, और रेड कलर जो होता है वो सबसे कम फैलता है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन में चलता है। तो कौन सा कम विचलित होता है, लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका क्या हो गया, इंग्लिश में भी रेड कलर। ठीक है, चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो ट्रैफिक सिग्नल में हमने देखा था क्यों होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है। तो लंबाई तो सर्वाधिक होती है, पर ट्रैफिक लाइट में तरंग दैर्ध्य का यूज नहीं है, नहीं, तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, तो ट्रैफिक तरंग लंबाई सर्वाधिक होने की वजह से क्या हो गया कि इसका प्रकीर्णन जो है वो कम हो गया। ठीक है, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्रकीर्णन कम। ये सुंदर होता है, तो भाई ऐसा तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि सुंदर होता है, मेरे को रेड कलर सुंदर लग रहा है, किसी और को ब्लू लगेगा, किसी और को वाइट, तो ऐसा तो कोई वो नहीं है, मानक नहीं है कि ये सुंदर होता है। खराब रोशनी वालों को भी दिखता है, तो नहीं, ये रीज़न भी नहीं है। और तो इसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, जिसकी वजह से रेड कलर का प्रकीर्णन बिखराव सबसे कम होता है। ठीक है, ये रीज़न होता है कि हम ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग यूज़ करते हैं, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, रीज़न है इसका, ये कथन था, रीज़न है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सही है, दोनों सही है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कम होती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ये सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट ये कुछ सेंटेंसेस दे रखे थे घटना चक्र में। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सही है। आकाश का नीला हमें नीले रंग का क्यों लगता है, क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, तो सही है। जितनी भी वेवलेंथ कम होती जाएगी उतना प्रकीर्णन, उसका बिखराव ज़्यादा होता जाएगा, तो इसी वजह से लाल रंग का बिखराव कम होता है क्योंकि तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है, और नीले रंग का बिखराव ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। ठीक है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या होता है। तो क्या कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका कारण होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सूर्यास्त या सूर्योदय के समय क्षितिज से नीचे रहता है, और लाइट कम रहने की वजह से क्या रहती है,
प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश को स्कैटरिंग होती है और हमें रेड कलर आँखों को दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया इसका प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, फिर है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि आकाश का जो हमें नीला रंग दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल की वजह से, क्योंकि वायुमंडल में जो कण रहते हैं, धूल के कण, उनमें प्रकाश स्कैटर हो जाता है। स्कैटरिंग की वजह से प्रकाश के जो रंगों का फैलाव हो जाता है और हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर हम वायुमंडल के ऊपर जाएंगे तब हमें क्या होगा? वायुमंडल तो मतलब वायुमंडल को हमने क्रॉस कर लिया और अंतरिक्ष में पहुंच गए, तो अंतरिक्ष में वायुमंडल तो होगा नहीं, तो क्या दिखाई देगा? सब काला काला दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्लैक हो गया। तो जब भी आप मून वगैरह की फोटो देखते होगे तो वहां पे क्या रहता है? चारों तरफ काला दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? विबग्योर 7 कलर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ऑर्डर VIBGYOR, ठीक है। तो 7 हो गए। फिर है हमें हरी घास का रंग दिखाई देता हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। तो हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देगा? ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। तो हाँ सही है, रिफ्लेक्ट करेगी तभी तो हमारी आंखों तक वो रंग पहुंचेगा। ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित, अवशोषित का मतलब अब्जॉर्व, तो अगर अब्जॉर्व भी कर लिया तो फिर तो वो रंग रहेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो गलत। ये हरे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकाशों को परावर्तित, तो हरे रंग को नहीं करेगी तो फिर दिखाई कैसे देगा जब वो ही गायब हो गया? तो दूसरा और बी और सी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत है। तो हरे रंग को ये परावर्तित कर देती है और बाकी रंगों को ये अब्जॉर्व कर देती है। तो कोई भी चीज हमें उस कलर की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि जो लाइट है, देखो लाइट आई तो लाइट में तो सारे कलर हैं, लेकिन हमें दिखेंगे कौन से? जो चीज हमें दिखाएगी। अब उस चीज की स्पेशलिटी, कलर की स्पेशलिटी है कि वो हमें कौन सी दिखाएगी। तो कोई चीज हमें लाल रंग की इसलिए दिख रही है क्योंकि उस चीज ने क्या करा है? लाल रंग को हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट करा है, ठीक है, परावर्तित कर दिया और बाकी चीजों को ऑब्जॉर्व कर लिया है, ठीक है, इसलिए वो हमें लाल रंग की दिखाई देती है। चलिए, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, क्या क्यों आधारित है? डॉपलर पर, जीमान पर, स्टार्क पर, रमन पर। तो इसका आंसर है डॉपलर प्रभाव, ठीक है। डॉपलर प्रभाव मेनली ध्वनि के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वो रखा है, स्पीकर रखा है, ठीक है, ये एक स्पीकर का बॉक्स है, ठीक है, और इसमें से कुछ यूं 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 साउंड निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें के जो पास खड़े लोग होंगे, ठीक है, ये ध्वनि इस तरह से जाएगी, मतलब इसके पास में तो बहुत ध्वनि तरंगे पास पास रहेंगी, पर जैसे जैसे दूर जाएगी ये फैलती चली जाएंगी, ठीक है, इस तरह से तरंगे फैलती चली जाएंगी। इसी को ही बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। पास में फ्रीक्वेंसी ज्यादा और दूर गए तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इनकी। तो इसी तरह से जो ब्रह्मांड का फैलाव होता है वो भी इसी तरह का काम करता है, ठीक है, कि बीच में तो गैलेक्सी है और उसके चारों तरफ जाने पे फिर वो डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। या जैसे आप सूर्यमंडल भी देख लीजिए, ठीक है, सौरमंडल क्या होता है? जो इनर प्लैनेट्स है हमारे वो पास पास है, ठीक है, बीच में सेंटर में सन है, इनर प्लैनेट्स ऐसे सेंटर में सन हो गया, प्लैनेट्स पहले पास पास रहेंगे फिर दूर 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 दूर, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, ये सब क्या है? दूर 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 होते जाएंगे। तो इस तरह से जैसे डॉपलर है ना, इसी तरह पे ब्रह्मांड का भी, प्लैनेट्स का या गैलेक्सीज का भी इफेक्ट होता है। तो प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित हो गई? डॉपलर इफेक्ट पर आधारित हो गई, ठीक है, याद करिएगा। नेक्स्ट आता है दर्पण और उनके प्रयोग। अब देखिए 3 तरह के मेन दर्पण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दर्पण होते हैं? एक होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, जिसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा होता है उत्तल, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और तीसरा होता है समतल, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होता है? रोज जो शीशा हम देखते हैं ना घरों में, ड्रेसिंग टेबल में लगा रहता है, वो वाला होता है समतल दर्पण। अवतल क्या होता है? अवतल में ये जो अंदर की गहरी साइड रहती है ये अनपॉलिश्ड रहती है और बाहर की साइड पॉलिश रहती है, ठीक है। अंदर की अनपॉलिश्ड रही और बाहर की पॉलिश्ड हो गई, तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। उत्तल में क्या होता है? उत्तल में जो उभरी हुई सतह होती है वो अनपॉलिश्ड होती है और जो अंदर की गहरी होती है वो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। तो ये पीछे साइड वाली पॉलिश हो गई और ये अनपॉलिश्ड हो गई, ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए अवतल में क्या होता है? अवतल में लाइट की रे यूं आई, ठीक है,
यूं आई लाइट की रे, ठीक है, और फिर इन्होंने रिफ्लेक्ट करा। अब देखिए जब भी पढ़ेंगी तो वो क्या करेंगी, फिर रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूं यूं करके रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो ये वापस आई और वापस आकर ये एक किसी बिंदु पर जुड़ गई आके, ठीक है। तो इस जिस बिंदु पर जुड़ी इसे बोलते हैं फोकस, ठीक है, फोकस। अब देखिए लाइट जिस साइड से आई थी उसी साइड पे जुड़ भी गई, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, ठीक है, क्लियर है। जिधर आई थी उधर जुड़ गई तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, और ये लाइट को संकेंद्रित कर देता है एक पॉइंट पर, ठीक है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में जैसे लाइट आई, इस तरह से लाइट आई उत्तल में, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है, ठीक है, यूं करके इधर वापस चली गई, ठीक है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो लाइट के दर्पण के दूसरी साइड बनता है, ठीक है। अब एक इमेजिनरी लाइन, ये जो इधर रिफ्लेक्ट वाली गई है ना, इनकी इमेजिनरी लाइन पीछे तक ले लीजिए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए पीछे तक, ठीक है। तो पीछे तक ही हमने एक्सटेंड कर ली और ये लाइन यहाँ पर एक पॉइंट बन गया एफ, जिसको बोलेंगे फोकस। तो ये सच में तो नहीं बना, क्योंकि सच में तो लाइट ऑपोजिट साइड रिफ्लेक्ट हुई है, लेकिन जब हमने इमेजिनरी लाइंस को पीछे बढ़ाया तो वो वहाँ पे फोकस बन गया। तो ये प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण का, ये होता है आभासी, ना कि वास्तविक, ठीक है। ये प्रतिबिंब होता है आभासी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब तो आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, ठीक है। अब देखिए यूज क्या होते हैं, अवतल दर्पण जो मेनली होता है वो सर्च लाइट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो लाइट को ऐसे, लाइट छोटी होती है ना, यूं यूं रिफ्लेक्ट कर देता है, फैला देता, मतलब उसको फैला देता है, ठीक है। तो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है, ये एक तरह से याद रखिएगा कि छोटे के संदर्भ में अगर बड़े को देखना है तो अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और उत्तल दर्पण मेनली कहाँ होता है, उत्तल दर्पण होता है हमारे कार के साइड मिरर जो होते हैं, कार के साइड मिरर्स में यूज होता है ये, ठीक है। तो कार के साइड मिरर में आपने देखा होगा कि हमें क्या होता है, पीछे के जो वाहन आ रहे होते हैं, पीछे की चीजें होती हैं वो छोटी होके दिखाई देती हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ी चीज को छोटा कर देता है, और प्रतिबिंब इसका हमने देखा था फोकल पॉइंट इसका पीछे होता है, तो इसका ये कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि रियल अवतल दर्पण कॉन्केव तो क्या बनाएगा, वास्तविक या रियल, और उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स क्या बनाएगा, आभासी या इमेजिनरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब समतल दर्पण में एक ही चीज याद रखने वाली है कि इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो होती है इनफाइनाइट, ठीक है। एक फार्मूला आता है 1/d + 1/d d1 + d2 करके = 2/r। तो उससे अगर आप निकालेंगे तो क्या होता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है। देखिए फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर इस तरह से फॉर्मूले के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। जो ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो डायरेक्ट इसी तरह से पूछे गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ये फुल लेंथ क्लास तो है नहीं कि मैं एकदम डिटेल में जाऊँ और मैं एक एक कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन करूँ, उससे आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और आपका क्लास में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अनंत। ये जो साइन होता है ये अनंत का साइन होता है, ठीक है। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, पर आर्ट्स वाले से याद कर ले। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे या पृष्ठ दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह के शीशे का यूज कर रहे थे हम कार के लिए, कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया सी, उत्तल दर्पण का, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। फिर है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कौन सा होता है बताइए। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। काल्पनिक तो होता ही है, ठीक है, और बड़ा रहेगा, तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है,
देखिए ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है, इससे पहले देखिए क्वेश्चन में भूल जाऊंगी नहीं तो, वर्ल्ड का बेस्ट टेलीस्कोप और कहाँ पर वो उपस्थित है उसका नाम बताना है। जो खगोलीय चीजें होती हैं, जैसे ब्लैक होल को जो साइंटिस्ट ने देखा है तो वो किसी टेलीस्कोप की मदद से देखा होगा, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि इस समय वर्तमान समय में दुनिया में जो भी सबसे बेस्ट टेलीस्कोप अवेलेबल है वो उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है। नाम देखिए, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मकड़ी के जाल से रिलेटेड है उसका नाम। तो चलिए देखिए, ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है, ऐसी क्या बोलेंगे, परिकल्पना है इस तरह का। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक होल की रियल पिक्चर है जो अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा ली गई है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि बीच में काली काली सी सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर, और इसके चारों तरफ लाइट है, ठीक है। तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट यही है कि ये लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है घनत्व का कि ये लाइट को भी स्किप नहीं होने देता, इसलिए इसके अंदर ही देखना अभी तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि जब लाइट ही नहीं होगी तो हम देखेंगे कैसे। तो ये इस तरह से ग्राफिक डिजाइनर इतनी सुंदर पिक्चर बना देते हैं जो कि नेट पे अवेलेबल थी, लेकिन एक्चुअल पिक्चर जो ब्लैक होल की है वो ये है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि बीच में ब्लैक कलर का होल है। तो एक तरह से जैसे पानी में भंवर नहीं होती है, कि पानी में भंवर होती है तो क्या होती है, कोई भी चीज जाती है तो वो भंवर के अंदर डंप हो जाती है। इसी तरह से जब प्रकाश जाता है ब्लैक होल के पास में तो ब्लैक होल के अंदर डंप हो जाता है, ठीक है, वो भी खो जाता है, उसे भी ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण छिद्र का मतलब इंग्लिश में ब्लैक होल, ठीक है। एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो हाँ, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, क्योंकि लाइट ही नहीं है तो देखेंगे कैसे। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो ये भी सही है, ठीक है। बहुत ही हाई गुरुत्वीय बल क्षेत्र होता है तो हर चीज को अपने अंदर खींच देता है। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे ये जो नीचे पिक्चर दे रखी है एक मूवी की पिक्चर है, इससे बढ़िया मुझे कोई एग्जाम्पल समझ में ही नहीं आया समझाने के लिए, ठीक है, दूसरों को समझाने के लिए। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मूवी का सीन है ये बताइए। ऐसे मैं हिंट भी दे देती हूँ, एक सर्कस का सीन होता है, ये सब लोग जाके एक सर्कस में चले जाते हैं, ठीक है, और इनके कैरेक्टर के ऊपर शॉर्ट में बहुत सारे मेमे भी हैं, शॉर्ट और जो व्लॉग्स वगैरह बनते हैं उसमें, ठीक है। तो नेम बताना है आपको। इवन मैंने भी अपनी स्लाइड में एक मेमे यूज़ किया है इस मूवी से रिलेटेड, जो कैरेक्टर है उनका। तो देख रहे होंगे आप, इसमें क्या रहता है, आसपास इनके बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है, समतल दर्पण लगे हुए हैं। तो जब ये उसके अंदर घुसते हैं ना तो इन्हें रास्ता ही बाहर निकलने का समझ में नहीं आता, तो जाके एक मिरर से टकराते हैं, फिर दूसरे से, फिर दूसरे से, और आप इनके पीछे देख रहे होंगे एन नंबर्स ऑफ, क्योंकि एक मिरर का रिफ्लेक्शन क्या होगा सामने वाले में, फिर सामने वाले का पहले में, पहले का दूसरे में, दूसरा दूसरा, ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो हैं रिफ्लेक्शन आ जाएंगे उन दोनों के बीच में और अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया इसका अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, इंग्लिश में इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। अब देखिए क्या था इंद्रधनुष के रंगों को याद करने की ट्रिक, VIBGYOR। तो VIB 3 इधर, G बीच में, YOR उस तरफ, तो बीच में कौन सा आ गया, G आ गया, ठीक है, मतलब हरा रंग, ठीक है, ग्रीन सबसे बीच में आ गया। फिर है जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा, वह है कौन सा है वह। देखिए ऐसे बुलबुला आएगा, यहाँ पे लाइट की रे आई, यहाँ पे लाइट की रे आई, ठीक है, तो ये क्या होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर फोकस बन जाएगा और ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अवतल लेंस, ठीक। अब देखिए मिरर एंड हाइट, जैसे हम शीशा देखते हैं ना रोज, तो इसमें क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये देखिए हर बार जितना भी ये साइंस का चैप्टर, ये मैं बताना भूल गई,
साइंस का ये जो चैप्टर है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी तक ये मानिए मैंने जितने चैप्टर पढ़ाए हैं ना, सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है, ठीक है, फिजिक्स में। तो ये देखिए पीसीएस में कितनी बार इसका क्वेश्चन आया, 2008 में, और फिर उसके बाद 2010 में, 13 में, 2002 में, और सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थोड़ा इधर उधर ऑप्शन चेंज कर देंगे, थोड़ा इधर उधर लैंग्वेज चेंज कर देंगे, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहते हैं। और आज की इस वीडियो में, लंबा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर पूरा तो देखना ही देखना है, रिवाइज भी करते रहना है, ठीक है। साइंस के इससे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको अगर किसी वीडियो में मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। साइंस के नहीं, मतलब लाइट चैप्टर के इससे ज़्यादा अच्छे। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट है दर्पण और उसकी ऊंचाई। अच्छा देखिए, अगर हमें अपनी फुल लेंथ देखनी है ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लेंथ की हाइट है, वो मनुष्य की हाइट की आधी होनी चाहिए। जैसे अगर इनकी ये जो खड़े हैं, ये h मीटर ऊंचे हैं, तो h/2 मीटर ऊंचा जब इनको मिरर रहेगा इनके सामने, तभी इनको अपनी फुल लेंथ दिखाई देगी। अगर मिरर की लेंथ इससे छोटी है तो फिर ये अपनी फुल लेंथ नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे ये 10 मीटर के हैं, तो इसके लिए मिरर कितना चाहिए इनको, 5 मीटर का मिरर चाहिए अपनी फुल लेंथ देखने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। बताइए क्या न्यूनतम ऊंचाई, अभी हमने देखा उनकी आधे के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर नहीं, 1/4 नहीं, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। तो ठीक है, आंसर बी सही हो गया इसका, ठीक है। देखिए कितनी बार ये सेम ही क्वेश्चन, अभी पहले एक हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, कि कितनी बार रिपीट हुआ है सेमली। यूपी यूडीए एलडीए मेंस में 2010 में, पीसीएस 11 में, 14 में, फिर 11 में, ठीक है, कई बार रिपीट हो रहे हैं सेम ही तरह के क्वेश्चन, कई बार रिपीटेशन। फिर हो गया नेक्स्ट। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, ठीक है। तो वही है 1.50 मीटर का अगर हम आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 1.50 को, तो कितना बन गया 0 पॉइंट, ये हटा दिया तो 7, ठीक है, 70 141075, ठीक है। तो 0.75 मीटर का हमको मिरर चाहिए 1.5 मीटर लेंथ के मनुष्य को देखने के लिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो अभी जब समतल दर्पण पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि वक्रता त्रिज्या कितनी होती है उसकी, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, अनंत होती है। तो आंसर हो गया इसका सी, ठीक है, इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट है मानवीय आंख, ठीक है। अब देखिए मानवीय आंख में बहुत शॉर्ट में पढ़ाती हूँ, वैसे तो लंबा है कि रेटिना पे बनेगा फिर वो रिफ्लेक्ट होगा, पर इस तरह के इतने डिटेल्ड क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो जैसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत ही इजी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। तो मानवीय आंख क्या होती है, हम्म देखिए कोई भी, जैसे ये स्टॉप का साइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये स्टॉप का साइन है, तो ये जब आंख के अंदर गया ना, तो ये रेटिना पर कैसा बन गया, उल्टा बन गया, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखिएगा कि जो चीज होती है उसका उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, और जितनी बड़ा ये स्टॉप दिखाई दे रहा है उससे छोटा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि आंख तो हमारी उतनी बड़ी नहीं है ना जितना बड़ा वो स्टॉप का साइन है। तो आंख के रेटिना पे एक तो उल्टा प्रतिबिंब बना और छोटा बना, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए जब ये उल्टा प्रतिबिंब बना, लेकिन हम तो जब देख रहे हैं तो हमें तो सीधा ही लग रहा है, हमें तो उल्टा नहीं लग रहा, तो होता क्या है कि जो भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना, वो फिर हमारे ब्रेन में जाकर ब्रेन उसे हमें सीधा प्रतीत होता दिखाई करवाता है, ठीक है। तो ये ब्रेन का फंक्शन होता है उल्टे प्रतिबिंब को सीधा दिखाना। क्लियर है? चलिए जो ये हमारे जितनी भी नर्व्स होती है ना, ब्रेन क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल, बोलते हैं ना दिमाग नहीं तो कुछ भी नहीं। तो क्या होता है, जैसे कानों की जो नर्व्स होती हैं या आँखों की नर्व्स होती हैं, वो क्या होती है हर तरह से जाके ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। तो ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को फंक्शन करता है, ठीक है। हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, जो भी है वो सब ब्रेन ही कंट्रोल करता है।
चलिए, अब दृष्टि में 2 तरह के दोष होते हैं, विज़न में हमारे डिफेक्ट होते हैं। तो लोग जो चश्मा लगाते हैं ना, वो दृष्टि दोष की वजह से लगाते हैं। तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। 2 तरह के दोष होते हैं। कौन से? एक तो निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नियर साइटेडनेस या मायोपिया। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष से ऐसा लगता है कि निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन नहीं, इसका उल्टा होता है। जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, इसका मतलब ये होता है उनको दूर की चीज़ें नहीं दिख रही, और जिनको दूर दृष्टि दोष होता है, उनको ये होता है कि उनको निकट की चीज़ें नहीं दिख रही। तो उल्टा होता है, आप इसे नाम से कन्फ्यूज़ मत करिएगा, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष को क्या ना बोलते हैं? नियर साइटनेस या मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं फार साइटेडनेस या हाइपेरोपिया, ठीक है? अब देखिए, इन दोनों को करेक्ट। अब देखिए, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया में जो प्रतिबिंब होता है वो उस इससे पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है? तो और जो दूरदृष्टि दोष या हाइपरोपिया होता है, उसमें क्या होता है? प्रतिबिंब इसके बाद बनता है, लेंस के बाद बनता है। नीचे वाली पिक्चर में देखिए, ठीक है? अब देखिए, अगर निकट दृष्टि दोष है तो इस तरह के निकट वाले मिरर इसके लिए यूज़ किए जाएंगे, लेंस यूज़ किए जाएंगे। ये याद रखिएगा, लेंस का शेप मैं याद करवा रही हूँ। और जो दूरदृष्टि दोष है, तो लेंस जब यूं दूर दूर होंगे तब होगा। तो बस लेंस का शेप देख के आप समझ गए होंगे ये कौन सा लेंस है। ये तो है कॉनकेव, यानी कि अवतल लेंस, ठीक है? और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस, ठीक है? याद रखिएगा। तो फोटो में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सॉरी, हाँ, ये जो है ये कॉन्वेक्स है दूरदृष्टि के लिए, और इसके लिए कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? अवतल का यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से जब लेंस को बीच में लगा दिया जाता है ना, तो ये देखिए ऊपर वाले फोटो में देखिए, ये अभी जो प्रतिबिंब यहाँ पर बनना था, तो अवतल लेंस जब लग गया तो इसने प्रतिबिंब को सेट कर दिया, कहाँ पर? रेटिना पर सेट कर दिया। इसी तरह से नीचे वाली पिक्चर में देखिए, जो प्रतिबिंब हमारा पीछे बन रहा था, ठीक है, यहाँ पर जो आंख के पीछे अभी प्रतिबिंब बन रहा था, उसको उत्तल लेंस ने क्या कर दिया? बिल्कुल रेटिना पर फोकस कर दिया, ठीक है? तो 2 चीज याद रखिएगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष के लिए निकट वाले लेंस, मतलब कि निकट शेप के, तो कैसे होते हैं? अवतल। और दूर दृष्टि के लिए दूर वाले, तो कैसे? उत्तल। क्लियर? फिर है क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। तो कितनी दूरी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है? ये भी याद रखने वाली चीज है। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी जो होती है वो मिनिमम होनी चाहिए, तभी हमें चीजें क्लियर दिखाई देती है। जैसे हमें बुक पढ़ते हैं ना, तो अगर आपने बुक को बहुत पास कर लिया तो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है? या थोड़ी दूर पे ले गए, तो एक आइडियल जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए चीज़ों को अच्छी तरह से देखने के लिए। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं जरूर ध्यान देना है, ठीक है? व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बताइए सही है या नहीं है? तो ये सही है, ठीक है? दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीजों को नहीं देख सकते, ठीक है? तो सही हो गया ये। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, लाभांतर मतलब फोकल लेंथ, तो नहीं, ये नहीं होता, ठीक है? निकट के सॉरी, ये भी सही है, नाभ्यांतर अधिक होता है, ठीक है? निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ठीक है? कि दूरदृष्टि दोष में क्या हो रहा है? ये यहाँ पर पीछे पे हो रहा था ना, पीछे साइड में फोकस हो रहा था, तो ये भी सही हो गया, ठीक है? और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो नहीं, दूर दृष्टि में क्या हो रहा था? दूर वाले, ठीक है? मतलब कि उत्तल लेंस का यूज होता है ना कि अवतल का। तो डी ऑप्शन जो हो गया वो गलत हो गया, ठीक है? ऑप्शन हमारा आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा हो गया डी, सॉरी नॉट बी, डी, ठीक है? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट में हमने ऊपर वाला था, निकट मतलब निकट वाला लेंस, क्यों? तो क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस लाएंगे? अवतल लेंस लाएंगे। तो अवतल कहाँ पर है इसमें? बी में नतोदर, ठीक है? हिंदी में नतोदर। अच्छा, हिंदी में वर्ड ना कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेट दे देते हैं, इसलिए जब आपको समझ नहीं आए तो इंग्लिश वाले देख लीजिए, ठीक है? अब जैसे नतोदर यूजुअली हमने अवतल पढ़ा था, पर कुछ नया नाम दिख गया अभी। चलिए।
निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष ऊपर वाला था, निकट के लिए निकट वाले लेंस कैसे ठीक कर रहे थे, अवतल लेंस का यूज करके ठीक कर रहे थे, ठीक है। तो उत्तल लेंस का नहीं, अवतल लेंस हाँ, ठीक है। तो सेकंड वाला। अच्छा, आप कभी कभी ऑप्शन में ना ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों दे सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं दिया है लेकिन दे सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज करके जल्दबाजी में कि हाँ हमने तो पढ़ा था निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, तो अवतल दर्पण पे ही पता चला, टिक कर दिया। तो अवतल लेंस करते हैं ना कि अवतल दर्पण करते हैं, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। फिर होता है, फिर क्वेश्चन है, आंख में सकेंद्रण होता है, कहाँ पर सकेंद्रण का मतलब फोकस कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता था, तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा, लेंस के आगे पीछे गति द्वारा, रेटिना की आगे पीछे गति द्वारा, आंख के तरल के अपवर्तनांक में तो जब लेंस की उत्तलता में परिवर्तन हो रहा था तो फोकस चेंज हो जाता है आंख में, ठीक है। हमने देखा कि लेंस जो हम चश्मे के लेंस लगा लेते हैं तो उसकी वजह से जो फोकस होता है वो आगे या पीछे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जब हमने अवतल लगाया था, निकट दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लगाया था, तो क्या हो गया था, फोकस पहले आगे बन रहा था तो पीछे शिफ्ट हो गया था, और जब हमने उत्तल लेंस यूज करा था तो फोकस पीछे बन रहा था और आगे शिफ्ट हो गया था। इसका मतलब है लेंस का यूज करके हम फोकस को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि पटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा व सीधा, वस्तु से छोटा और उल्टा, और वस्तु के बराबर या सीधा। तो हमने देखा था स्टॉप का साइन था, छोटा हो गया था और क्या हो गया था, उल्टा हो गया था, ठीक है। तो छोटा और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो देखिए, जो कैमरा का पुराने वाले, जो अब तो कोई कैमरा यूज ही नहीं करता वो वाले, तो क्या होता था, जो कोडक के कैमरे आते थे ना पुराने जमाने में, एक वो रोल उसके अंदर डाला जाता था, तो उसमें क्या होता था कि फिर उनको रोल को निकालते थे, फोटो धुल के आती थी, है ना, याद है ना वो जमाना। चलिए वापस आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। तो क्या होता था, उस पे इम्प्रेशन आ जाता था, जो फोटो क्लिक करते थे फोटोग्राफर, ठीक है, उस पे एक्चुअल फोटो का इम्प्रेशन आ जाता था। फिर इम्प्रेशन को जब बाद में फोटो धुलवा कर वो बड़ी कराई जाती थी, तब हमारे पास एक्चुअल फोटो आती थी। तो वही काम रेटिना करता है, उस फिल्म की तरह ही इम्प्रेशन दे देता है, ठीक है, फोटो का। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया, फिल्म। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है, नहीं जरूर ध्यान देना है। मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। तो हाँ, मृग तृष्णा या मिरर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और कौन कौन सी चीजें होती थी, एक तो होती थी डायमंड, फिर ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद तीसरी कौन सी थी, एंडोस्कोप और मिराज या मृग तृष्णा, ठीक है। चार चीजें हमने इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ी थी। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। अभी हमने पीछे फोटो भी देखी थी कि अंदर से लाइट चला रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद कर लीजिएगा कि वो जो फोटो देखी थी ना, केव के अंदर लाइट जल रही थी, तो कौन केव का यूज होता है सर्च लाइट के लिए, कौन केव मतलब अवतल दर्पण का यूज होता है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। सर्च लाइट में गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग के कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। तो हाँ ठीक है, ठीक है, गर्मियों में हल्के कपड़े जो हमें ज़्यादा आरामदायक देते हैं, सफ़ेद रंग या हल्के रंग के। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, डॉक्टर जब अंदर वो डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट डालते हैं कान के अंदर, तो वो क्या करना चाहिए, कान तो बहुत छोटा होता है ना अंदर से जो होल रहता है, तो उसको बड़ा करके देखना होता है। लेकिन उत्तल क्या करता है, उत्तल हमने कहाँ एग्जाम्पल देखा था, कार के रियर मिरर में। तो उत्तल क्या करता है, प्रतिबिंब को छोटा कर देता है, ना कि उसे बड़ा, ठीक है। तो बड़ा कौन करेगा, अवतल करेगा, ना कि उत्तल। तो जो डॉक्टर यूज करते हैं वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ना कि उत्तल होता है। तो यही गलत हो गया, आंसर इसका हो गया डी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, नॉट कॉन्वेक्स, इट इज कॉन्केव मिरर विच इज यूज्ड बाय डॉक्टर। नेक्स्ट है खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है। तो खोज बत्ती में क्या, याद करिए ट्रिक,
केव के अंदर खोज बत्ती लेकर जाते हैं ना, सर्च लाइट लेकर जाते हैं गुफा के अंदर, जब जाते हैं अंधेरा रहता है देखने के लिए, तो क्या होता है कॉनकेव, ठीक है, केव से याद कर लीजिए, कॉनकेव मतलब कि अवतल दर्पण। तो कौन सा कॉनकेव मिरर मतलब पहला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है। अब देखिए लेंस की पावर होती है, हमने पढ़ी थी पहली क्लास में, डायोप्टर होती है, ठीक है। तो वो कब होती है, जब हमारी आंख में दृष्टि दोष होते हैं, उस केस में हमें पावर दी जाती है चश्मे की। लेकिन जो धूप के चश्मे होते हैं उन्हें हमें रेटिना का फोकस तो चेंज करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी जिनको अच्छे भले आंख होती है वो लोग भी धूप के चश्मे यूज करते हैं। उन पे क्या होती है, जो उनका कलर चेंज होता है ना धूप के चश्मों का, काला या आजकल रेनबो कलर के भी आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें आँखों को मतलब चौंध नहीं पड़ती है सूर्य की रोशनी की। तो वही होता है कि ज़ीरो डायोप्टर के होते हैं, ठीक है। उनके धूप के चश्मों की लेंस की कोई पावर नहीं होती, उनकी पावर क्या होती है, ज़ीरो डायोप्टर। नेक्स्ट है, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा। अब देखिए दोनों लेंस सटा कर रखे हैं, तो एक उत्तल हो गया, ठीक है, और एक अवतल हो गया, यूं करके, ठीक है। तो या एक मिनट, थोड़े थोड़े दूर पर होंगे ये, ठीक है। जैसे ये तो हो गया, क्या हो गया, अवतल हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, सटा कर रखे गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों क्या बन जाएंगे, एक दूसरे की पावर जो है वो दोनों को कैंसिल कर देगी, ठीक है। तो ये दर्पण की कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करना शुरू कर देंगे, ठीक है, प्लेन ग्लास शीट की भांति। क्लियर है, ये आप याद कर लीजिएगा। इसी के साथ क्लास खत्म करती हूँ। थोड़ी लंबी क्लास हो गई है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है। जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं बता रही हूँ। अभी तक के 5 चैप्टर का ना सबसे ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। तो क्लास तो आपने पूरी देख ही ली होगी, अब इसको फटाफट से रिवाइज कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। पर उससे पहले आप क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए जय हिंद, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।